सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के चुनावों को नेताओं की विश्वसनीयता का चुनाव बना दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक 77 मिनट का लंबा इंटरव्यू दिया है, जो किसी फिल्म के बराबर है। इतनी ही लंबी लगभग आप फिल्म भी देखते हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन उसके जिस अंश पर सबसे कम लोगों का ध्यान गया, वो अंश नेताओं की विश्वसनीयता को लेकर था। और अगर आप मुझसे पूछें, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो उसका ये इंटरव्यू का यही अंश आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कई नेता अब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भी गरीबी को एक झटके में देश से मिटाने की बात कही है, लेकिन लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि जब नेताओं की विश्वसनीयता को लेकर देश में एक संकट दिखाई देता है, तब उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा को मजबूत किया है और अपने हर शब्द को लेकर एक ऐसी कमिटमेंट उन्होंने दिखाई है जिससे देश का उन पर भरोसा बढ़ा है। और यही भरोसा अब मोदी के तीसरे टर्म की गारंटी है। आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं कि नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना, तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन कभी भी कोई नेता राजनीति में नेताओं के वचनों पर चर्चा नहीं करता, यानी उनके वादों पर चर्चा नहीं करता। और कोई ये नहीं कहता कि नेता अपने वादों को लेकर अड़िग क्यों नहीं रहते, अपने वचन पर अड़िग क्यों नहीं रहते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने नेताओं की इस विश्वसनीयता को ही एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और असल में उन्होंने हमारी राजनीति में जो सबसे बड़ा लूप होल देखा, उसी लूप होल को उन्होंने पकड़ लिया, जिसके बारे में शायद हमारे देश के लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। आप याद कीजिए, वर्ष 2020 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सबसे ज्यादा 55% लोगों ने कहा कि वो हमारे देश के नेताओं पर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि नेता अपने शब्दों पर कभी अड़िग नहीं रहते और कभी भी जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करते। और यह बात काफी हद तक सही भी है। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, तब उन चुनावों में मुख्य रूप से 5 बड़े मुद्दे थे। आज आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश के पहले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था गरीबी, दूसरा था बेरोजगारी, तीसरा था भ्रष्टाचार, चौथा था महंगाई और 5वां बड़ा मुद्दा था विकास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय वादा किया था कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस भारत से गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगी और उनकी सरकार इस बारे में बड़े बड़े फैसले लेगी। लेकिन अपनी मृत्यु से 2 साल पहले वर्ष 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना आखिरी लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब भी उन्होंने जनता से ठीक वही वादा किया कि वो देश से गरीबी को मिटा देंगे और भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर देंगे।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने भी गरीबी मिटाओ के नारे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर अपनी सरकार बना ली इस वादे के साथ कि वो गरीबी को मिटा देंगी। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी गरीबी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। और आज इंदिरा गांधी के पोते वर्ष 2024 में यानी राहुल गांधी देश से एक झटके में उसी गरीबी को मिटाने का वादा कर रहे हैं जो गरीबी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मिटा पाए, इंदिरा गांधी नहीं मिटा पाई और उनके पिता राजीव गांधी भी मिटा नहीं पाए। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में पिछले 75 वर्षों में कुछ नहीं बदला और जो मुद्दे देश के पहले लोकसभा चुनाव में थे उन्हीं मुद्दों को लेकर आज भी लगातार वादे किए जा रहे हैं। हर नेता आज भी तो वही वादे कर रहा है, हर पार्टी आज भी तो वही वादे कर रही है, वही गरीबी मिटाने का वादा, वही भ्रष्टाचार का वादा, वही बेरोजगारी मिटाने का वादा। ये सब उस देश में हो रहा है जिसने दुनिया को प्राण जाए पर वचन न जाए का सूत्र दिया था, उसी भूमि पर हो रहा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बताया गया है कि भारत में रघुकुल यानी भगवान श्री राम के पूर्वजों के जमाने से प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा चली आ रही है और उसमें राजा और मंत्री अपने वचनों से डिग नहीं सकते थे, उन्हें अपने वचन पर अडिग रहना था। और हमारे देश में यह परंपरा आज भी दिखाई देती है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने वचनों को तोड़ देता है तो समाज इसे एक बुराई के रूप में देखता है और कहा जाता है कि वो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। आपने भी देखा होगा जब हमारे आम जनता के जीवन में हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो अपनी बात पर अड़िग नहीं रहता तो हम उसे कोई सम्मान नहीं देते, कहते हैं कि ये व्यक्ति दोस्ती के या रिश्ते के लायक नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने वचनों पर अड़िग रहता है तो उसके लिए हमारे समाज में एक अलग सम्मान होता है और हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जुबान का पक्का है और ऐसे लोगों को हम बड़े सम्मानित नजर से देखते हैं कि ये व्यक्ति जुबान का पक्का है। ऐसे लोगों से हम दोस्ती भी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम रिश्ते भी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान भी करते हैं। और आप देखिए जब हम बाजार में जाते हैं और कोई सामान खरीद कर लाते हैं उस सामान पर भी हमें गारंटी चाहिए होती है। उस सामान पर भी हम ये देख कर लेते हैं कि किस कंपनी पर, किस दुकान पर हमें भरोसा है, जो हमें ये गारंटी अगर दे रहा है तो इसे पूरा भी करेगा। यानी हमारे जीवन में गारंटी का एक बड़ा महत्व है, हमारे जीवन में जुबान का पक्का होने का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन चुनाव में हम इसे भूल जाते हैं और चुनाव में अक्सर उन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं जो अपनी जुबान के पक्के न थे, न हैं और न कभी रहेंगे। ये कितना बड़ा विरोधाभास है हमारे जीवन में, आप खुद भी सोचिए। आप भी अपने जीवन में आप सोचिए, जब आप अपने परिवार में दोस्तों के साथ रहते हैं, किसी के साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति भरोसेमंद है, जो ये कहता है वो करके दिखाएगा या नहीं। और आज भी जब सलमान खान अपनी फिल्म में ये कहते हैं कि वो एक बार कमिटमेंट कर दें तो फिर अपनी भी नहीं सुनते, तो लोग सिनेमा हॉल में इस डायलॉग पर तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा पसंद आता है कि वाह ऐसे भी लोग हैं। और हमारे देश में इस विचार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं, अगर किसी विचार पर, किसी मुद्दे पर कोई फिल्म बनी है और उस पर किसी फिल्म का टाइटल रखा गया है तो ये समझ लीजिए कि वो फिल्म जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बनी है। वो जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि उन्हीं मुद्दों पर फिल्म बनती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1974 में सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्राण जाए पर वचन न जाए। उसका पोस्टर आज हम आपको दिखा रहे हैं। 1974 की बात है, जब भारत में आपातकाल लगा था, उससे बस एक साल पहले। और सोचिए फिल्म का भी नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि हमारी फिल्मों में भी जो नायक होते हैं वो जुबान के पक्के होते हैं। वो कहते हैं कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाए। कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में जो लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं होते उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो ऐसा लगता है कि लोगों ने राजनीति में नेताओं के विश्वासघात को और इस धोखे को स्वीकार कर लिया है और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और लोग इस पर पूरी तरह से सहनशील है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज जब कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो इसे लेकर लोग बड़े उदासीन होते हैं, पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते कि किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है। और आज भी जब हमारे देश में मौलिक मुद्दों पर बात होती है तो कहा जाता है कि देश से गरीबी मिटाई जाएगी, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। तो ऐसे वादों पर लोग विश्वास ही नहीं करते।
लेकिन जब कोई पार्टी ये कहती है कि वो मुफ्त में युवाओं को पैसा देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, महिलाओं को घर बैठे पेंशन देगी, मुफ्त में मोबाइल फोन दे दिए जाएंगे, लैपटॉप बांटे जाएंगे, स्कूटी दी जाएंगी, तो लोग ऐसे वादों में बड़ी रुचि दिखाते हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के, असली मुद्दे मतलब जिनसे हमारे देश का स्वास्थ्य वाकई अच्छा होगा, जैसे भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है, जैसे गरीबी एक दीमक की तरह है, जब इसे लेकर कोई वादा करता है तो उन नेताओं पर लोग विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ये वादे कभी पूरे होने वाले हैं ही नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन मुद्दों पर हमारे देश के लोगों के साथ एक बार नहीं, हर चुनाव में विश्वासघात होता है। इसी लूपहोल को आज प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा है, जिसके जरिए वो बता रहे हैं कि वो राजनीति में प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा को लेकर आए हैं। और इसलिए बीजेपी अब अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं कहती, बल्कि वो इसे संकल्प पत्र कहती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी किसी विषय पर अपने वचनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं और देश उस पर भरोसा भी करता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं कि कैसे राजनीति में कई नेता अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं और लोग भी इससे अब इतना थक चुके हैं कि वो इसे बुरा भी नहीं मानते। और इस बात को आप अरविंद केजरीवाल के उदाहरण से आज आप समझ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति में आए थे और उन्होंने कहा था कि वो ना तो कभी सरकारी बंगला लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे, ना कभी कोई सुरक्षा लेंगे और ना ही कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। आज वही अरविंद केजरीवाल ये सारे वादे तोड़ने के बाद शराब घोटाले के आरोप में खुद जेल में है। उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर 50 करोड़ रुपए खर्च करके उसे महल जैसा बना दिया, गाड़ी ले ली, सुरक्षा भी ले ली और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया। बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने जनता के साथ किए अपने सारे वादों को तोड़ दिया, तब भी दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है और वो आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि लोग भी नेताओं के इस विश्वासघात को अब बुरा नहीं मानते। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बाजार से कोई सामान खरीदने जाता है या किसी के साथ दोस्ती करता है या किसी के साथ रिश्ते बनाता है, तो सबसे पहले वो इसी भरोसे को सबसे ऊपर रखता है। अब हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आज क्या है। आम आदमी पार्टी वैसे तो इस विश्वासघात का एक उदाहरण ही मानी जाएगी। अब जब केजरीवाल की बात हो रही है तो उनसे जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि आज निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जिसका मतलब यह है कि 19 अप्रैल को जब लोकसभा के पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोटिंग होगी, तब अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे और शायद दिल्ली में जब 25 मई को और पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी, तब भी शायद वो जेल से बाहर ना निकल पाए। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ईडी उनकी न्यायिक हिरासत मांगता रहेगा और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी अभी चार्जशीट तैयार कर ही रहा है। इसलिए केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आना अभी बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की यह पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली में चुनाव से पहले और पंजाब में चुनाव से पहले वो कुछ भी करके जमानत लेकर बाहर आ जाएं, ताकि वो जनता के बीच जाकर सहानुभूति ले सकें, वोट ले सकें। और यह मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी अपनी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी करने के बाद कहा कि वो 29 अप्रैल को इस विषय पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में यह तय करना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या गलत थी। अब आप देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से ऐसे मिलवाया गया जैसे वो किसी आतंकवादी से मिल रहे हों। केजरीवाल और उनके बीच एक शीशा था, शीशे की दीवार थी और इस दौरान उन्हें फोन पर शीशे की दीवार के उस पार खड़े अरविंद केजरीवाल से बात करनी पड़ी। और उन्होंने आरोप लगाया कि जब सोनिया गांधी जेल में अपने एक और मंत्री, एक और सीनियर नेता पी चिदम्बरम से मिलने के लिए गई थी, तो उनकी मुलाकात जेलर के कमरे में करवाई गई थी, लेकिन केजरीवाल के मामले में यह सुविधा उन्हें नहीं दी गई। तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं,
जो खतरनाक अपराधी होते हैं उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। भगवंत मान की यह बात बिल्कुल सही है जो उन्होंने आरोप लगाया। सितंबर 2019 में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम इसी तिहाड़ जेल में बंद थे, तब सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जेल में उनसे मिलने के लिए गए थे। और यह आरोप लगता है कि तब पी चिदम्बरम से सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलाकात जेलर के कमरे में करवाई गई थी। लेकिन आज भगवंत मान को केजरीवाल से बाकी के आम कैदियों की तरह ही मिलना पड़ा। हालांकि भगवंत मान तिहाड़ जेल के प्रशासन को लेकर यह आरोप तब लगा रहे हैं जब तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आती है और जेल से जुड़े नियम दिल्ली सरकार ने खुद बनाए हैं। और यही वजह है कि इस जेल में सत्येंद्र जैन कुछ समय पहले तक अक्सर अपना मसाज कराया करते थे, बाकी के लोगों से अपनी सेवा करवाया करते थे। आपको याद होगा सत्येंद्र जैन के बहुत सारे वीडियोस आपने सीसीटीवी वीडियोस देखे होंगे जिसमें जेल में उनकी भरपूर सेवा की जाती थी। जेल में वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे और जेल में जो बाकी के जो कैदी हैं, कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई उनका सिर दबा रहा है, कोई उनकी मालिश कर रहा है और वो जेल में बहुत एक वीआईपी की तरह जेल में अपने कमरे में रह रहे थे। अब हम आपको चुनाव पर जो हमारी विशेष सीरीज चल रही है उसके तहत इस बार यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल 173 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़े थे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीधी टक्कर है वो अब मैं आपको बताता हूं। इसमें लगभग 54% यानी 93 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 46% यानी 80 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यह मैं आपको बता रहा हूं 2009। अब आप देखिए 173 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है। इसमें बीजेपी ने 80 सीटें जीती थी 2009 में जहां इनका डायरेक्ट मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस ने 93 सीटें जीती थी 53.8% वोट के साथ और बीजेपी उससे पीछे थी 46.2% वोट के साथ। अब देखिए, वर्ष 2014 में 189 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर हुई, लेकिन यहां तस्वीर बदल गई। इसमें सिर्फ 12% यानी 23 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जबकि 88% यानी 166 सीटों पर बीजेपी जीत गई। तो यहां तस्वीर देखिए बिल्कुल पलट गई। जहां जहां सीधी टक्कर हो रही है 2014 में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नीचे आ गई 23 सीट पर और बीजेपी 166 पर। अब देखिए, फिर 2019 में 190 सीटों पर दोनों के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें से सिर्फ 8% यानी 15 सीटों पर कांग्रेस जीती और 92% यानी 175 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब भी सीधी टक्कर होती है तो बीजेपी कांग्रेस को बहुत आसानी से हरा देती है। बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है उन सीटों का वोट शेयर वर्ष 2009 में 41% था, जो वर्ष 2014 में 50.9% हुआ और 2019 में 56.5% पर वो पहुंच गया। यहां आप देखिए, तो बीजेपी आप देखिए कैसे सीधे ऊपर चलती चली जा रही है, 41% से 50% और 50 से सीधे 56.5% पर, जहां दोनों के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस लगातार नीचे आ रही है। नीली अगर आप लाइन देखें 42 से 34% और 34 से पिछले चुनाव में 35%। यहां आप तो ये आप समझ गए कि अब जहां भी सीधी टक्कर है वहां बीजेपी को फायदा है। अब उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां बीजेपी की सीधी टक्कर गैर कांग्रेसी दलों के साथ है, जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ है। देखिए, वर्ष 2009 में ऐसी कुल 53 सीटें थीं जिनमें लगभग 68% यानी 36 सीटों पर बीजेपी जीती और 32.1% सीटों पर यानी 17 सीटों पर दूसरे राजनीतिक दलों की जीत हुई।
ये 2009 की मैं आपको बात बता रहा हूं। यहां बीजेपी आगे है और 17 सीटें ऐसी हैं जो गैर कांग्रेसी दलों ने जीत ली है। अब आगे चलते हैं। 2014 में बीजेपी को सीधी टक्कर देने वाले ये गैर कांग्रेसी दल और कमजोर हुए और देश की 147 सीटों में सिर्फ 31 सीटों पर ये दल सीधी टक्कर में बीजेपी को हरा पाए, जबकि बीजेपी इस मुकाबले में इन 147 में से 116 यानी 79 सीटें जीतने में सफल रही। ये 2014 है। अब अगले चुनाव पर आइए। 2019 में गैर कांग्रेसी दल पहले के मुकाबले कुछ मजबूत हुए और सीधी टक्कर वाली 185 सीटों में से 87 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, जबकि बीजेपी ने 128 सीटों पर इन गैर कांग्रेसी दलों के उम्मीदवारों को चुनाव में हराया। यहां देखिए, यहां 57 सीटें जो हैं वो गैर कांग्रेसी दलों ने जीती और 128 बीजेपी ने जीती। लेकिन बड़ी बात यह है कि 57 सीटें तब भी ये गैर कांग्रेसी दल बीजेपी से खींच कर ले गए और 57 सीटें उन्होंने जीत ली। इन आंकड़ों से आप ये समझ सकते हैं कि जब चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से होती है तब बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट होता है 90% से ज्यादा। लेकिन जब बीजेपी की सीधी टक्कर गैर कांग्रेसी दलों से होती है तो उन सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पूरा ग्राफ है आपको यह दिखा रहा है कि असल में बीजेपी की जो असली टक्कर है वो कांग्रेस से नहीं है बल्कि गैर कांग्रेसी दलों से है। और आज भी गैर कांग्रेसी दल अगर आप देखेंगे तो 40.3% वोट शेयर लेकर बैठे हैं, जो कि बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो बीजेपी की जो असली चुनौती है वो अब गैर कांग्रेसी दल हैं, कांग्रेस नहीं। और शायद यही कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, हार कांग्रेस की होगी। और इस बार ऐसी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा होगी जिन पर बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी दलों से होगी। कांग्रेस ने अब तक 278 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और पार्टी अभी 20 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। यानी पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस अपने अब तक के इतिहास में सबसे कम 298 सीट या फिर आप समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वर्ष 1989 में कांग्रेस ने 510, 1991 में 487, 1996 में 529, 1998 में 477, 1999 में 453, 2004 में 417, 2009 में 440, 2014 में 464 और वर्ष 2019 में भी कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और यूपीए के समय कांग्रेस की स्थिति आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होती थी, क्योंकि यूपीए को कांग्रेस लीड कर रही थी। यानी यूपीए के समय में भी जब यह गठबंधन था तो कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पहली बार 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह इतिहास में उसके पहली बार हो रहा है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का विनिंग परसेंटेज औसतन 11% रहा है। अगर इस बार भी नतीजे पहले जैसे ही रहते हैं और कांग्रेस का जो विनिंग परसेंटेज है वो 10-11% के आसपास रहता है तो कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाएगी। और यह कैलकुलेशन सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर 300 सीटों पर लड़ रही है और उसका जो स्ट्राइक रेट है 10% का है तो उस हिसाब से कांग्रेस को 30 सीटें मिलेंगी अगर प्रदर्शन पहले जैसा ही रहा तो। और यह बात विपक्षी पार्टियों के नेता अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 40 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। जैसे बीजेपी इस बार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, तो ममता बनर्जी की अगर माने तो कांग्रेस को नारा देना चाहिए अब की बार 40 पार। कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कड़वा सच यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा बड़ी भूमिका दूसरे विपक्षी दलों की है, जो कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा छोटे हैं। जिस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल मिलाकर 249 सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस सिर्फ 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि विपक्ष के गैर कांग्रेसी दलों से है। असली चुनौती वहां है। बीजेपी ने कांग्रेस को तो बहुत कमजोर कर दिया है, इसमें तो
उनको कामयाबी मिल गई। जो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी, काफी हद तक कोशिश उनकी सफल रही है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती जो उनका इंतजार कर रही है बीजेपी का, वो है क्षेत्रीय दल, जो अपने अपने राज्यों में आज भी बहुत मजबूत हैं और बीजेपी के लिए उन्हें हराना मुश्किल काम है। लोकसभा की 543 में से कुल 97 सीटें ऐसी हैं जहां ना तो बीजेपी मुकाबले में है और ना ही कांग्रेस मुकाबले में है। इन सीटों पर सीधी टक्कर अन्य दलों के बीच है और इसलिए अगर इन 97 सीटों को छोड़ दें तो बाकी की 446 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी। तो इस बार के जो चुनावों के नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। और आप देखिएगा, बड़ी बात यह है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो यही है कि कांग्रेस इस बार 300 या 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए हो सकता है कि उसकी टैली पिछली बार से भी इस बार कम हो जाए। अगर कम नहीं करनी है, उतनी भी रखनी है, तो उसे अपनी स्पीड यानी अपना स्ट्राइक रेट 10% से बढ़ाकर 20% करना पड़ेगा। अब हम आपको भारत सरकार के उस बड़े फैसले के बारे में बताएंगे जिसमें कहा गया है कि अब बॉर्नवीटा एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में बाजार में नहीं बेचा जा सकता। और ये जो खबर है, ये भारत के हर परिवार को देखनी चाहिए, खास तौर पर हर मां को देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक पिलाते हैं विज्ञापन देखने के बाद। ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों और प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो तत्काल प्रभाव से बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसे तमाम ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से हटा दें। मंत्रालय का कहना है कि जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि देश में ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो किसी भी ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी में रखता हो। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है, यानी ये जो जितने भी ड्रिंक हैं ये हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है। हालांकि अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसे तमाम प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनको इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह दावा गलत है। सच यह है कि लोग बॉर्नवीटा और उसके जैसे तमाम ड्रिंक्स को अब भी बाजार से या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, खरीदने पर कोई रोक नहीं है। फर्क बस यह है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक्स बताकर बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ड्रिंक्स हेल्थ ड्रिंक्स हैं ही नहीं। इनका आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने से, आपके शरीर या दिमाग को मजबूत करने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोचिए, ये कितना बड़ा मजाक है हमारे देश के लोगों के साथ कि जो बॉर्नवीटा वर्ष 1948 में भारत में एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में लॉन्च हुआ, उसे लेकर हमारे देश की सरकारें और संस्थाएं अब आज 2024 में जाकर ये कह रहे हैं कि ये तो हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं। बड़े पर्दे पर मैं जरा आपको दिखाता हूं। बड़े पर्दे पर आप देखिए, ये मैंने बॉर्नवीटा का एक पुराने जमाने का विज्ञापन निकाला है। भारत की आजादी के सिर्फ 1 साल बाद वर्ष 1948 में बॉर्नवीटा भारत में आया था, भारत के बाजार में आया। और इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर भी बॉर्नवीटा के लिए एक विज्ञापन कर चुके थे। ये वही विज्ञापन है जिसमें खुद रविंद्रनाथ टैगोर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाद में भारत में इसे कुछ इस तरह से बेचा गया कि भारत के हर माता पिता ने यह मान लिया कि बच्चों के लिए इससे अच्छा कोई और हेल्थ ड्रिंक हो ही नहीं सकता। कभी इसे आइडियल फूड ड्रिंक कहा गया, कभी कहा गया कि अगर टेस्ट, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस चाहिए तो यह सिर्फ एक ही ड्रिंक में मिलेगा और वो है बॉर्नवीटा। वर्ष 2007 में बॉर्नवीटा का एक विज्ञापन बड़ा चर्चित रहा, जिसमें यह कंपनी लोगों से पूछती थी कि क्या उनके बच्चों के पास बॉर्नवीटा कॉन्फिडेंस है। कहने का मतलब यह है कि इतने वर्षों में बॉर्नवीटा ने अपनी पहचान कुछ इस तरह से हमारे परिवारों में बना ली कि भारत के लाखों परिवारों ने इसकी टैगलाइन को ही इसका इंग्रेडिएंट मान लिया और फिर उन्होंने शायद बॉर्नवीटा खरीदते वक्त ये जानना जरूरी ही नहीं समझा कि इसमें वो सारी चीजें हैं भी या नहीं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है। और अलग अलग दौर में हमारे देश के बच्चे इसे एक हेल्थ ड्रिंक समझकर पीते रहे और माता पिता ये समझते रहे कि उनके बच्चे ये जो हेल्थ ड्रिंक पी रहे हैं इससे उनका शरीर
बाकी बच्चों के मुकाबले मजबूत होगा और उनका दिमाग भी बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा तीव्र होगा, क्योंकि उनके पास बॉर्नवीटा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं, सिर्फ स्वाद लगता है, सिर्फ टेस्टी है। और यहां बात सिर्फ अकेले बॉर्नवीटा की नहीं है। बॉर्नवीटा जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे बाजारों में, जिन्हें बनाने वाली कंपनियां अक्सर ये कहती हैं कि उनका ड्रिंक बच्चों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स के विज्ञापन और टैगलाइन इसी तरह से लिखी जाती हैं कि लोग इन्हें अंतिम सत्य मान लेते हैं और सोचते हैं कि अपने बच्चों को तो हम यही पिलाएंगे। सच्चाई है कि पिछले साल ही एक शिकायत के बाद बॉर्नवीटा ने अपने ड्रिंक पाउडर में एडिड शुगर की मात्रा को कम कर दिया था, क्योंकि उस समय यह पता चला कि इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। और तब यह बहुत बड़ी खबर बनी थी। हमने तब भी आपको इसके बारे में सचेत किया था। और बात सिर्फ अकेले बॉर्नवीटा की नहीं थी। हमारे देश में करोड़ों परिवार अपने बच्चों को दूध में हेल्थ ड्रिंक मिलाकर पिलाते हैं, और ये तमाम हेल्थ ड्रिंक्स दावा करते हैं कि इससे आपके बच्चे बौद्धिक रूप से तेज बनेंगे, शरीर से लंबे और मजबूत बनेंगे, और शरीर का हर जरूरी पोषक तत्व इस ड्रिंक में उन्हें मिलेगा। और ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स अपने विज्ञापनों में देश की करोड़ों मांओं से यही वादा करते हैं। हमारे देश में न जाने कितनी पीढ़ियां ऐसी हैं 1948 से लेकर अब तक, जो इन्हीं हेल्थ ड्रिंक्स को पीते पीते बड़ी हुई है। और इन सारे ड्रिंक्स में एडिड शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो बच्चों में असल में उन्हें फिट नहीं बनाती, बल्कि मोटापे और डायबिटीज का एक बड़ा कारण बनती है। वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटिक थे, और अब यह आंकड़ा 10 करोड़ के ऊपर है। और अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में डायबिटीज के यही 10 करोड़ मरीज 20 करोड़ हो जाएंगे, और आने वाले समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को डायबिटीज भारत में होगा। इसका कारण यह है कि हमारे देश में एडिड शुगर वाले जूस को रियल जूस बताकर बेचा जाता है। कहा जाता है लोगों से कि हर रोज नाश्ते में यह जूस पीजिए, जबकि उसमें शुगर होता है। जिन बिस्किट्स में जरूरी पोषक तत्व ना के बराबर है और चीनी भी तय मात्रा से ज्यादा होती है, उन्हें न्यूट्री चॉइस के नाम से बेचा जाता है। और कहा जाता है कि ये जो बिस्किट हैं ये बड़े हेल्दी हैं, आपको यही वाले बिस्किट खाने चाहिए, इसमें दूध भी है, इसमें बाकी के पोषक तत्व भी हैं, इन्हें खाइए। जिस टोमेटो केचप में टमाटर से ज्यादा फूड कलर और एडिड शुगर होता है, उसे फ्रेश टोमेटो केचप के नाम से बेचा जाता है। और जिस च्यवनप्राश को यह कहकर बेचा जाता है कि उसे खाने से लोग बूढ़े नहीं होंगे, जवान बने रहेंगे, उसी च्यवनप्राश में ऐसे तत्व होते हैं जो लंबे समय में आपके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखते हैं, तो विज्ञापन देखकर लगता है कि अगर आपने ये जूस नहीं पिया, ये बिस्किट नहीं खाया, ये हेल्थ ड्रिंक नहीं पिया, ये नमकीन नहीं खाया, तो आप और आपके बच्चे बाकी के जमाने से पीछे रह जाएंगे और आप फिट कैसे बनेंगे। जबकि हकीकत में ज्यादातर कंपनियां अपने विज्ञापनों के जरिए आपको भ्रमित करती हैं, और आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट से धीरे धीरे बीमारियों से घिरते चले जाते हैं। बड़ी बात जानते हैं क्या है? इन सारी कंपनियों के जो विज्ञापन में लोग आते हैं, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इन विज्ञापनों में आपको दिखाई देते हैं, जो कहते हैं मैं ये वाला जूस पीता हूं, मैं ये बिस्किट खाता हूं, मैं ये वाला हेल्थ ड्रिंक पीता हूं। और वो आपको भी आकर कहते हैं कि आप भी अपने बच्चे को या खुद ये सारी चीजें खाइए या पीजिए, और आप उन्हें फॉलो करते करते इस झांसे में फंस जाते हैं। आज हम इन तमाम सेलिब्रिटी से भी ये कहना चाहते हैं कि वो भी सोच समझकर इस तरह के विज्ञापनों में हिस्सा लें, जो विज्ञापन और जो प्रोडक्ट्स लोगों को भ्रमित करते हैं। अब देखिए, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, वो जब ये देखते हैं कि 5 से 10 रुपए के बिस्किट और नमकीन के पैकेट में उन्हें जरूरी पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, पेट भी अच्छा खासा भर रहा है 5-10 रुपए में, तो वो इसे खरीद कर खा लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ अक्सर जो लोग खासतौर पर घर से बाहर काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, आउटडोर काम करते हैं, वो तो अपना पेट भरने के लिए भी ये सब चीजें बाजार से खरीद लेते हैं। ये देखकर कि इसमें दूध है, ये देखकर कि इसमें प्रोटीन है, या ये बड़ा फ्रेश है या अच्छा है। जबकि ये प्रोडक्ट्स अपने विज्ञापनों से काफी अलग होते हैं, और लंबे समय तक इन्हें खाने से आपको बीमारियां हो सकती हैं। आज यहां आपको यह भी देखना होगा कि योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल नाम से कोविड की जो दवा बनाने का दावा किया था, जिससे कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने यह सोचकर खा लिया कि इससे कोविड नहीं होगा या कोविड का इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो विज्ञापन में ऐसा कहते थे कि ये कोविड की सबसे कारगर दवाई है। उसके विज्ञापनों को लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक माना
और बाबा रामदेव को इन विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज से नहीं, न जाने कितने दशकों से, 70-75 साल से इस तरह से हमारे देश के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के जरिए भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ ड्रिंक बता रहे हैं, उन्हें पौष्टिक बता रहे हैं, एडिड शुगर वाले जूस को रियल जूस बताते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स बता रहे हैं, ऐसे लोगों को जो ये कंपनियां धोखा दे रही हैं, क्या उनके खिलाफ भी हमारे देश की सरकार को, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? भारत में आज से सिर्फ 3 दशक पहले तक ज्यादातर लोग बाहर का खाना खाते ही नहीं थे। ये एक बड़ा नया दौर है जो पिछले 25-30 साल से शुरू हुआ है। और अचार तो एक ऐसी चीज थी जो घर में बनाया जाता था। बाहर का अचार तो लोग खाते ही नहीं थे, हर घर में अचार बनता था। लेकिन अब अचार से लेकर नमकीन, बिस्किट, जूस, चिप्स, सब कुछ बाजार से खरीद कर लोग खा रहे हैं। पैकेट बंद सामान आता है, जबकि भारत के पास खाने से जुड़ी हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति है, जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर भाषा और बोलियों के साथ भोजन और व्यंजन भी मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। हमारे वेदों से लेकर पौराणिक मान्यताओं और महाभारत में अनेकों प्रकार के व्यंजनों का जिक्र है। और भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले 56 भोग की थाली के बारे में तो सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश के लोग पश्चिमी देशों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपने मूल भोजन को छोड़कर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अपनी किचन का हिस्सा बना लिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वही विज्ञापन जिनके जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों को लेकर देश की जनता को भ्रमित करती हैं। और इन्हीं विज्ञापनों के आधार पर भारत सरकार ने अब यह नया फैसला लिया है। देखिए, खरीद तो आप अब भी सकते हैं, लेकिन अब इन्हें हेल्थ ड्रिंक के नाम पर आप नहीं खरीद पाएंगे। भारत में कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी एफएसएस एक्ट में बनाई ही नहीं गई है। यानी कि चाहे वो जूस हो पैकेज्ड, चाहे वो कोई पाउडर बेस्ड ड्रिंक हो पैकेज्ड, या कोई भी इस तरीके का पैकेट बेस्ड कोई भी पेय पदार्थ या कोई पाउडर जो पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सके, उसको भारत में हेल्थ ड्रिंक कह ही नहीं सकते। भारत सरकार के कॉमर्स मंत्रालय ने ये एडवाइजरी सभी ई प्लेटफॉर्म्स को जारी की है कि कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। तो अब आप बॉर्नविटा खरीदिए, पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए, लेकिन ये सोचकर मत पिलाइए, ये सोचकर मत खरीदिए कि इससे आपकी सेहत या बच्चों की सेहत को फायदा होगा। सिर्फ ये सोचकर पीजिए कि ये एक ऐसा ड्रिंक है जो टेस्टी है, इसमें चॉकलेट है, इसका स्वाद अच्छा है और आपको ये पीने में अच्छा लगेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसमें खूब सारी चीनी है। अब हम आपको मशहूर एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बारे में बताते हैं, जो आजकल जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कल सुबह बाइक से आए 2 युवकों ने 4 राउंड की फायरिंग की और सुबह सुबह ये फायरिंग करके वो भाग गए। इसके कुछ देर बाद जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि यह हमला उसने करवाया है और यह पहली और आखिरी चेतावनी है। उसने ये भी धमकी दी कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ताकत को पहचान लें और अगली बार गोली खाली घर पर नहीं चलेगी, ऐसा उसने धमकी दी। पुलिस ने भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर यह पता लगाया कि फायरिंग करने वाला एक युवक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही सदस्य है। और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की 15 टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घराबाहेर जो गोळीबार झालाय ते दुर्दैवी प्रकार आहे। मी स्वतः सकाळी 7 वाजता पोलीस आयुक्त, लॉ अँड ऑर्डरचे अधिकारी यांच्याशी स्वतः बोललो, सलमान खानच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आणि मी स्वतः सलमान खानशी देखील बोललो, त्यांनाही दिलासा दिलेला आहे। कुठल्याही प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग इससे पहले कई बार सलमान खान को धमकी दे चुके हैं और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, जब सलमान खान पर राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को पूजा करते हैं, उसे पूज्य मानते हैं, इसलिए वो सलमान खान का तब से ही विरोध करते चले आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले साल उन्हें 2 बार धमकी दी थी। पिछले साल मार्च में एक ईमेल किया और उसके 1 महीने के बाद इस गैंग ने फोन पर भी सलमान खान को धमकाया। इससे पहले वर्ष 2022 में सलमान खान के पिता सलीम खान को भी एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी,
जिसमें लिखा था कि सलमान खान के साथ ही वही होगा, उनके साथ भी वही होगा जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ। इस धमकी भरी चिट्ठी के कुछ ही महीने पहले बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी में कर दी गई थी। आजकल वो जबरदस्त सुरक्षा के बीच चलते हैं। सलमान खान को धमकी देने वाले गैंग का लीडर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसी तिहाड़ जेल में जहां आजकल अरविंद केजरीवाल बंद हैं, और उसका भाई अनमोल बिश्नोई है जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है और उसी ने कल सलमान खान को यह धमकी दी है। अब समझा जाता है कि अनमोल बिश्नोई कनाडा में छिपा हुआ है और वो वहीं से सलमान खान को इस तरह की धमकियां दे रहा है। बिश्नोई गैंग का एक बड़ा सदस्य गोल्डी बरार भी है और वो भी कनाडा भाग गया है और वो वहां खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में अपराध करवाता है। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें उसने धर्म की आड़ लेकर सलमान खान को ये धमकी देने की कोशिश की है। अब देखिए, कोई तो है, ये वो लोग हैं जो टाइगर को जिंदा नहीं रहने नहीं देना चाहते। बड़ी बात यह है कि टाइगर, पठान, सिंघम, गब्बर और डॉन जैसी फिल्मों में जब हम इन एक्टर्स को देखते हैं, कभी ये टाइगर बने होते हैं, कभी पठान बने होते हैं, कभी सिंघम बने होते हैं, तो ये एक्टर फिल्मों में तो इन गैंगस्टर्स को खत्म कर देते हैं, बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला करते हैं और बड़ी बहादुरी से हमारे देश की, हमारे समाज की रक्षा करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में जो हमारे टाइगर हैं, इन्हें भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है और उसी मुंबई पुलिस से इन्हें सुरक्षा लेनी पड़ती है। तो फिल्मों का जो इनका जो रूप है, जो आप देखते हैं, वो रूप अलग है और असल जिंदगी में जो इनका रूप है वो अलग है। लेकिन आज इन गैंगस्टर्स के बारे में भी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि असल में ये डरपोक लोग हैं और ये अपनी दुकान चलाने के लिए, इनका धंधा है डर का धंधा, और ये अपना डर फैलाने के लिए, मशहूर होने के लिए, ये इस तरह सलमान खान जैसे बड़े लोगों को अपने निशाने पर लेते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं और उनके घर के आसपास इस तरह कायरता के साथ गोली चलवाकर किसी को भेजकर ये भाग जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है लोगों की नजर जाती है, ये मशहूर हो जाते हैं और फिर उसका फायदा उठाकर ये बाकी लोगों को भी ब्लैकमेल करते हैं, बाकी लोगों को भी धमकाते हैं और फिरौतियां लेते हैं। आज ये पूरी खबर दिखाने का हमारा जो मकसद है वो ये है, आज आपको खबर दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि ऐसे गैंगस्टर्स को एक्सपोज किया जाए। ऐसे गैंगस्टर्स जो होते हैं वो देश से दूर कहीं छुपकर बैठे हुए हैं, सबसे बड़े कायर तो ये हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उन्हें अगर ब्लैकमेल किया जाएगा, इस तरह डराया जाएगा, एक ईमेल भेज दिया जाएगा या सोशल मीडिया पर कुछ भी धर्म के नाम पर लिख दिया जाएगा, तो इससे इनका डर फैलेगा, ये मशहूर हो जाएंगे और इनकी दुकान चलेगी। इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने ये समझ लिया है कि सलमान खान जैसे लोगों को, जो स्क्रीन पर तो टाइगर की तरह दिखते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करना आसान होगा, उन्हें डराना आसान होगा। तो फिल्म इंडस्ट्री की एक पुराना इतिहास रहा है, जब विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स, विदेशों में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोज को, उनके प्रोड्यूसर्स को इसी तरह धमकाते थे वर्षों तक और फिर उनसे पैसा लेते थे। और एक तो ऐसा जमाना था जब अंडरवर्ल्ड डॉन बाहर बैठे हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल किया करते थे, हर बड़ी फिल्म में उनका पैसा लगा होता था। जो आज के जो गैंगस्टर्स हैं ये चाहते हैं कि वही दौर फिर से आ जाए। अब हम आपको आखिर में आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या इजरायल पर ईरान के हमले के बाद ये एक युद्ध में तब्दील हो सकता है या फिर ये जो हमला है ये यहीं इसके बाद शांत होकर रह जाएगा। इस समय दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, जिनमें पहला युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच है, दूसरा युद्ध इजरायल और हमास के बीच चल रहा है। अब ईरान और इजरायल के बीच तीसरे युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए, लेकिन इजरायल ने ईरान के 99% हमलों को नाकाम कर दिया और इजरायल को बड़ा मामूली नुकसान हुआ। ईरान ने यह हमला इसलिए करवाया क्योंकि वो इजरायल को अपने एक वरिष्ठ, एक सीनियर जनरल की हत्या के लिए दोषी मानता है और ईरान का आरोप है कि 1 अप्रैल को सीरिया में इजरायल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला जो किया था और इस हमले में ईरान के एक जनरल की हत्या कर दी थी। इसी के बाद ईरान ने
इजरायल पर बदले की कार्रवाई के रूप में यह हमला किया। हालांकि इजरायल ने इस हमले के बाद अभी संयम दिखाया है और ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं की है, लेकिन इजरायल का जो वॉर कैबिनेट है, जो उनकी सरकार इस समय चल रही है, वो ये चाहते हैं कि इजरायल कार्रवाई के लिए तैयार रहे और ईरान को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब उन्हें देना चाहिए। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि उन्हें ईरान पर किसी भी तरह का हमला करने से अब बचना चाहिए और अगर इजरायल ने कोई जवाबी हमला ईरान पर किया तो इस बार अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं के साथ भी चर्चा की और बड़ी बात यह है कि इसमें G7 देशों के नेताओं ने ईरान के हमले की निंदा तो की, लेकिन इसके साथ ही यह भी कह दिया कि संघर्ष अब और नहीं बढ़ना चाहिए और इजरायल को जवाबी हमले से बचना चाहिए, मतलब इस मामले को अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। यही बात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी इस समय कही है। पिछले 4 वर्षों में ईरान के 2 जनरल्स की हत्या हो चुकी है, जिनमें जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने वर्ष 2020 में मार दिया था। एक जनरल की हत्या का आरोप अब इजरायल पर लग रहा है और इन घटनाओं से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी पर वहां की राजनीति में बड़ा दबाव था कि वो अब जवाबी कार्रवाई करें और अपने लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें यह दिखाना ही था कि ईरान किसी से डरता नहीं और इसलिए ईरान ने इजरायल पर यह हमला किया है। लेकिन अब वो ये भी कहता है कि हमारा मिशन पूरा हो गया, अब हम और हमला नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं ईरान और इजरायल की सैन्य क्षमता क्या है, इसकी तुलना क्या है अगर यह हमला आगे बढ़ता है तो। ईरान एक बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या 8 करोड़ 76 लाख है, इजरायल की जनसंख्या सिर्फ 90 लाख है। ईरान की सेना भी बड़ी है, ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक हैं, इजरायल की सेना में सिर्फ 1,70,000 सैनिक हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं और इजरायल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान में 2,20,000 अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जबकि इजरायल में सिर्फ 35,000 अर्धसैनिक बल के जवान हैं। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो इजरायल ज्यादा मजबूत है। इजरायल की सेना में कुल 612 विमान हैं, जिनमें 241 फाइटर जेट हैं। ईरान के पास कुल 551 सैन्य विमान हैं और इनमें से सिर्फ 186 फाइटर जेट हैं। इजरायल की सेना के पास 48 हेलीकॉप्टर्स हैं, ईरान के पास सिर्फ 13 हेलीकॉप्टर है। बड़ी बात यह है कि ईरान का रक्षा बजट लगभग 83,000 करोड़ रुपए का है, जबकि इजरायल का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। अब समझिए कि इस हमले का भारत यानी आप पर और दुनिया के लोगों पर क्या असर हो सकता है। इस हमले के तुरंत बाद दुनिया की कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स के रूट बदल दिए थे और आप 13 और 14 अप्रैल की इन तस्वीरों में देख पाएंगे कैसे हमले के बाद ईरान और उसके आसपास का एयर स्पेस खाली हो गया था। तब भारत की भी कई एयरलाइंस ने अपने विमानों को ईरान के एयर स्पेस से ले जाना बंद कर दिया। रूट बदलने की वजह से यात्रा का समय बढ़ जाता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स महंगी होती है। यह किराया रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही बढ़ा हुआ है और अब आप देखिए और क्या हो सकता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से सोना महंगा हो सकता है, क्योंकि सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसकी कीमतें अचानक से इस तरीके से जो है बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया में 1/3 कच्चे तेल का उत्पादन यहीं से होता है और अगर वहां से तेल के उत्पादन का सप्लाई में कमी आती है तो इससे भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से देश में महंगाई भी बढ़ सकती है और स्टॉक मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट, सोना, आपकी एयरलाइंस और तेल के दाम। बनावटी लोगों से बचकर रहें, क्योंकि पहले वो रो रो कर आपका दुख पूछेंगे और फिर हंस हंस कर दुनिया को बताएंगे।